बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली 10 वजारतों का कल ऐलान किया और इन वजारतों में जो वज़ीर शामिल नहीं हैं और इस लिस्ट में जो हैं उन पर बहुत सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं और ज़रा ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे वज़रा अपना नाम टॉप 10 में ना आने की वजह से कुछ नाला हैं, कुछ नाराज़ हैं। बहरहाल जी, टॉप 10 वजारतों का ऐलान हुआ, उनको जो उनकी कारकर्दगी थी उसको सराहने के लिए सर्टिफिकेट्स भी दिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कई बार अपनी कैबिनेट में रीशफल करते रहे हैं। बहुत सारे उनके टीम के अहम मेंबर्स इस्तीफ़े दे के चले गए, बहुत सारे मुशीर आए गए, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ना सिर्फ ये कि कारकर्दगी बल्कि कहीं पर भी वो नज़र नहीं आते, लेकिन वो काबीना में मौजूद हैं। उनके मौजूद होने का क्या जवाज़ है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल वो मौजूद हैं जनाब। और उसके साथ साथ एक तरफ जब हुकूमत ये कारकर्दगी की क्रेडिट ले रही है कि हमने एवेल्यूएट किया है कि कौन कितना काम कर रहा है, अपोजिशन ने ये तमाम सिलसिला मुस्तरद कर दिया है और वो कहते हैं जी कि हम इस कारकर्दगी के चार्ट को नहीं मानते हैं। बिलखुसूस वजारत ख़ारजा के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि वो टॉप 10 में जगह भी नहीं बना पाए और कहते हैं कि हमारी ख़ारजा पॉलिसी बड़ी कामयाब जा रही है। तो टॉप 10 वजारतों में वजारत तालीम चौथे नंबर पर आई है। पहले नंबर पर मुराद सईद साहब की वजारत आई है। सानिया निश्तर साहिबा जो हैं वो पहले 5 नंबरों पर हैं। असद उमर साहब की वजारत आई है और वजारत दाखिला 9वें नंबर पर है। अपोजिशन जो है उसकी कारकर्दगी की तरफ अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मुलाकातों का सिलसिला। शहबाज शरीफ साहब को ये मैंडेट दिया है उनकी पार्टी लीडरशिप ने कि वो तमाम इत्तेहादियों से भी मिलें, अपोजिशन के सीनियर लीडर से भी उनकी मुलाकात हो रही है। क्या वो इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाने में कामयाब होंगे या नहीं, उनके पास नंबर्स कब पूरे होंगे और कब अदम एतमाद के लिए कोई हतमी तारीख, कोई हतमी लाअमल सामने आएगा, ये अभी तक एक सवालिया निशान है। चौधरी बरादरान के साथ भी उनकी मुलाकात मुतवक्के है। MQM के साथ वो मुलाकातें कर चुके हैं, PSP के साथ। इसके अलावा जरदारी साहब और बिलावल साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हो गई है। बहरहाल ये ऊँट किस करवट बैठेगा, अभी ये सवालिया निशान बाकी है। और हुकूमत के लिए कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है, लॉन्ग मार्च अदम एतमाद दोनों में ज़्यादा दमखम है या नहीं है, ये भी जब अपोजिशन कोई हतमी लाअमल का ऐलान करेगी तभी सामने आएगा। और प्रोग्राम के आखिर में हम भारत की सूरत हाल की बात करेंगे, जहाँ पर जो मोदी सरकार का फाशिस्ट चेहरा है वो बुरे तरीके से दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। आए दिन वहाँ पर ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जिससे ये वाज़े हो जाता है कि मोदी सरकार नफ़रत अंगेज़ी और अक़लियतों की नस्ल कुशी की सियासत कर रही है और नफ़रत की ये सियासत भारत में मुख्तलिफ़ जगहों पर ऐसी आग लगा रही है जिससे कोई भी महफूज नहीं रहेगा। और एक अहम पेशरफ़्त जो सामने आई वो तहरीक तालिबान इंडिया के क़याम का ऐलान है। रॉ का एक और मनसूबा ख़ित्ते को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए, और यकीनन जो रॉ की इस तरह की एक्टिविटीज़ हमेशा से रही हैं वो खुद ही अपने बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं और दुनिया के सामने भी आ जाते हैं। बहरहाल जी, अपने मेहमानों से आपको तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादर मंदोक खेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अगर मैं आफ्ताब जहांगीर साहब आपकी तरफ आऊँ, टीम बहुत बार खान साहब जो हैं वो शफ़ल करते रहे, रीशफ़ल करते रहे और एक म्यूज़िकल चेयर जैसी एक सूरत हाल रही। कभी किसी को वज़ीर साइंस बनाया, वहाँ से वज़ीर इत्तलात बना दिया, वज़ीर इत्तलात को वज़ीर साइंस बना दिया, फिर मामले ख़ुसूसी इत्तलात का किसी और को बना दिया, फिर उनको पंजाब में भेज दिया। ये इस सारी जो वो चीज़ें चलाते रहे हैं, इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जो टॉप 10 वजारतें हैं वहाँ पर वो लोग नज़र नहीं आए जिनके लिए खान साहब का जो आप रिफ़ॉर्म का एजेंडा कह लें उन वजारतों के ज़्यादा नज़दीक है। जैसे माहौलियात हो गया, जैसे सेहत हो गया, वो वाली चीज़ें और वो वाली वज़ीर और वजारतें इम्प्रेस नहीं कर सके अपनी परफॉर्मेंस से, क्या वजह है? तंजीला, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। भट्ट साहब को और कादिर भाई को मेरा सलाम। देखिए तंजीला, ये पहली दफ़ा आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा आपकी जितनी सहाफ़ी ज़िंदगी है उसके अंदर, और मैंने भी जितनी अपनी ज़िंदगी में देखा है सियासी ज़िंदगी के अंदर, कि जी पहली दफ़ा हुआ कि किसी हुकूमत ने अपने वज़रा की कारकर्दगी को पेश किया जिस पर आप लोगों को प्रोग्राम करने का मौका मिल गया, समझे ना। वरना आपको पास पर यही टॉपिक होता कि जी वो लॉन्ग मार्च हो रहा है, नहीं हो रहा, वो तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जो अभी सेकंड सेगमेंट आपका है उस पर जब आप ये सवाल करेंगी। देखिए ये एक टीम थी, खान साहब ने किसी की जिम्मेदारी लगाई
शहजाद अरबाब शहजाद साहब की जिम्मेदारी लगाई कि जी आपने पूरी रिसर्च करने के बाद कारकर्दगी की बुनियाद पर एक लिस्ट बनानी है और उस पर हम उनको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देंगे और उसको बराह रास्त नशर किया। ये बहुत बड़ा काम है, ये आम नहीं है। ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि आने वाली कोई भी हुकूमत होगी, चाहे वो सूबाई हो या कौमी हो, उसको ये सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने कारकर्दगी नहीं दिखाई फिर उनको क्या फारिग करेंगे? सजा, और वो कहते हैं जजा तो होगी सर्टिफिकेट, सजा क्या है? तंजीला ऐसा नहीं, तंजीला आप पूरी बात सुन लेना। तंजीला देखिए, आप अकेली नहीं है। अगर आपका प्रोग्राम अच्छा नहीं जा रहा होता तो मैंने अक्सर देखा है कि चाहे एंकर्स जो गुस्सा कर रहे होते हैं अपने स्टाफ के ऊपर, तुम क्या कर रहे हो, तुमने अभी तक उसको लाइन पे नहीं लिया, तुमने उसको यूं कर दिया, तुमने उसको। एंकर नहीं, पूरी टीम काम करती है। एक वजीर होता है, उसके पीछे पूरी मिनिस्ट्री है जिसके 20-20, 25-25 साल का तजर्बा है ब्यूरोक्रेसी का। वो एक पूरी टीम काम करती है। वो पूरी टीम जो है वो बैठती है, वो मिनिस्टर को बताती है कि जी ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये बेहतर है, ये बुरा है, ये सारा कुछ है। तो ये जो सर्टिफिकेट्स दिए गए या जो निशानदेही की गई है कि आपकी परफॉर्मेंस उस बेस्ट 10 में नहीं है, ये पूरे उसके एक सिस्टम के लिए है कि जी अगर मौसलात की मिनिस्ट्री है, अगर पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री है, तो वो सिर्फ अहमद अजहर नहीं है, उसके नीचे जो पूरे काम करने वाले लोग हैं, ये उनके लिए सवालिया निशान बना है कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि हमने वो रिजल्ट मुहैया नहीं किए कि हम उन टॉप 10 में आते। तो आज मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूं, आपको मैं कादिर मंदूखेल को मैं बताता चलूंगा आप लोगों को भी कि मैं आज गया था सिटी कोर्ट से मुझे मैंने एक सर्टिफिकेट लिया किसी का, मैंने कोई आज से कोई 15 साल पहले किसी की ज़मानत ली थी, उसके पैसे जमा कराए थे, तो वो हो गई, ख़त्म हो गया, तो मुझे मिले। तो मैं फिर गया सिटी कोर्ट में, उन्होंने कहा जी पहले वाला दौर चला गया, अब तो बहुत सख्ती है, आपको खुद आना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, फिर आपको देंगे। उसके बाद मैं सेविंग सर्टिफिकेट उस पर गया तो उसने कहा कि जी अब तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पूरा सिस्टम निज़ाम तब्दील हो गया है और बहुत बेहतर हो गया। ये वहाँ का स्टाफ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, बाखुदा मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ मैं क्यों गया। तो इसलिए जब चीजें बेहतर होती है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर मुराद सईद की अच्छी टीम बात में मुराद सईद है, खाली अकेला नहीं है, ये पूरा ये लेटर जो है, ये सर्टिफिकेट जो है, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट पूरे उस मिनिस्ट्री को मिला है, उस स्टाफ को मिला है। वहां के स्टाफ को फख्र करना चाहिए कि मेरी कारकर्दगी पर मुझे ये सर्टिफिकेट मिला है। तो दूसरों की मिनिस्ट्री को भी चाहिए कि अपनी चीजों को बेहतर करें और अच्छी मतलब अपनी परफॉर्मेंस करेंगे। आप कह रहे हैं कि ये अच्छा प्रेसिडेंट है, तो बहुत अच्छी चीज है। शाहीन खालिद भट्ट साहब, और ये होता है, आपका बेटा मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा कभी टॉप 10 में नहीं आया, लेकिन मैं उसको यही तो कहता हूं कि बेटा तू भी टॉप 10 में आना यार, तू क्यों नहीं मेहनत करता, क्यों नहीं अच्छा। हालांकि मेरा तो बहुत प्यारा बेटा है, मैं तो ठीक है आपकी बात आ गई। जरा मैं शाहीन खालिद भट्ट साहब से पूछ लूं। शाहीन खालिद भट्ट साहब, आप लोगों ने तो मुस्तरद कर दिया, आपने कहा जी कि जो आप कहते हैं खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है, तो वजारत खारजा की परफॉर्मेंस टॉप 10 में ही नहीं है, तो आप लोगों ने मुस्तरद क्यों किया? ये तो अच्छी बात है कि अगर एवेल्युएट हो रहे हैं वजीर और वजारतें कि वो क्या काम कर रहे हैं, तो इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू तंजीला। बात यह है कि अप्रिशिएट तो हम जरूर करें, और हमने पूरे 3.5 पौने 4 साल के वक्त में देखा, और ये हकीकत है, ये आफ्ताब साहब शायद ना माने इस बात को, कि सारी हायरिंग फायरिंग जो हुई कैबिनेट में और पूरे पार्टी में, इतनी कंफ्यूजन पिछले 4.5 साल में इस गवर्नमेंट के पूरे निज़ाम में रही, अगर उसका भी कोई जिम्मेदार है कि नहीं, उसको कौन इवेल्युएट करेगा? ये खुद अपने आप को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने इवेल्युएट नहीं करना कि मैंने इतने गलत डिसीजन लिए, फिर मैंने अपने डिसीजन चेंज किए और यू टर्न को मैंने जस्टिफाई किया। लेकिन जो कैबिनेट की परफॉर्मेंस होती है, प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द कैबिनेट ना, तो वो कैबिनेट तो जाहिर है वर्क्स फॉर द प्राइम मिनिस्टर। अगर किसी वजारत ने 91 और 92% अपने टारगेट्स अचीव किए हैं जो उन्होंने अपने रखे थे प्लान में, तो डोंट यू थिंक कि ये प्राइम मिनिस्टर की परफॉर्मेंस है? नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर की परफॉर्मेंस तो बात तो मैं फिर करूंगी, इवेल्युएट कौन कर रहा है? ये तो आप भी कह रहे हैं, खुद ही आपने ऑपरेशन किया, खुद ही आपने उस ऑपरेशन को ग्रेड कर दिया, ऐसी बात नहीं है। ये तो कोई और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहा, उन्होंने कमेटी बनाई थी, वो कर रही है भट्ट साहब जी। वो ठीक है आफ्ताब साहब, प्लीज, वी ऑल नो कि किसने किया होगा, आप जरा गौर करें। मतलब हमें सबको पता था कि मुराद सईद की मिनिस्ट्री सबसे टॉप में आएगी, सबको पता था, एक एक बच्चे को पता था,
लास्ट टाइम तो अमीन असलम नहीं लास्ट टाइम तो अमीन असलम साहब की वजारत आई थी। बहरहाल मैं ज़रा कादर मंदोखेल साहब से पूछ लूँ। कादर मंदोखेल साहब, आपका इस पे क्या है, क्योंकि कल बिलावल साहब ने बहुत तनकीद की, जबकि जो बात है कि शायद पहली बार ऐसे हो रहा है कि वैल्यूएट हो रही हैं वजारतें और पता चल रहा है उन्होंने टारगेट्स कितने अचीव कर लिए। मुझे उम्मीद है कि आफ्ताब जहांगीर साहब मुझे सब्र तामुल से सुनेंगे, क्योंकि मैंने इसकी गुफ्तगू बड़ी इसलिए गौर से कि सुनी। मुझे पता है ना, आपको पता है कादिर भाई कि आपने पूरी एक स्टोरी सुनानी है, मैं जो कल मैं आपके साथ बैठ के सुन चुका हूँ। अच्छा चले, हमने नहीं सुनी, लेकिन आप हमने सुनने दें, आफ्ताब साहब हमें सुनने दें। जी जी कादिर साहब। अच्छा, जैसे हमारे मोहतरम मुस्लिम लीग नून के साथी बता रहे हैं, ये तो उसे पूरे पाकिस्तान को पता है कि मुराद सईद की परफॉर्मेंस जो है ना लाजवाब है। और ये भी सबको पता है कि असद उमर को जिस तरह उसको निकाल के एक साइड पे कर दी, अचानक उसकी परफॉर्मेंस कैसी आ गई है। बहरहाल 2 नंबर उसको दिया, ठीक दिया। शेख रशीद को भी ठीक दिया। अगर थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर साहब इस सारी सूरत-ए-हाल के सामने, थोड़ी सी आवाम के सामने परफॉर्मेंस की तफसीलात भी बताते तो ज़रा बेहतर था। अब मैं मुराद सईद को ले लेता हूँ। उनका मौसलात ये है, सी पैक आपका तबाह हो चुका है। सी पैक के चेयरमैन आसिम बाजवा रिजाइन कर चुका है। सी पैक में आपका जो मगरबी रूट है, जो मेरा भाई इलाके जोत पे गुजर है, वो उस पे काम शुरू अभी तक नहीं हो सका। सी पैक के तहत सेकर से लेके हैदराबाद तक मोटरवे अभी तक शुरू नहीं हो सका। सी पैक के जरिए बलूचिस्तान में 1 किलोमीटर रोड नहीं बन सका। ये तो कारकर्दगी है सारी मवासलात की और जो उसके अंडर है। और फिर पोस्ट ऑफिस में जो पिछले दिनों में आपकी मीडिया ने कहा कि 10 अरब रुपए का गबन है, तो फिर भी सर्टिफिकेट दिया। कोई बात नहीं है, किसी न किसी को तो देना चाहिए। नंबर 1 मुराद सईद तो ज्यादा फेवरेट है, होना चाहिए। असद उमर की बात ले ले। असद उमर को जो ये कंटेनर पे चढ़ के इमरान नियाजी से फरमाते थे कि मेरे 200 माशी टीम है, जिसका सरगना होगा हमारा अरस्तु असद उमर। वो अरस्तु तो पहले ही 6 महीने में फेल हो गया। तो जब 6 महीने में फेल हो गया, उसके बाद जिस पीपल्स पार्टी को आप गालियां दे रहे थे, उसी पीपल्स पार्टी का आपने वजीर खजाना लिया पीसीएफ को। फिर चंद दिन के लिए आपने अहमद अजहर को किया कि भाई हमारी भी 200 माशी टीम से किसी को थोड़ा तजर्बा हो गया होगा। एक हफ्ता उसके बाद आपने फिर पीपल्स पार्टी की वजीर खजाना शौकत तरीन को लिया है। और फिर उसके बाद अभी पिछले दिनों में कहा कि आपने चाइना का दौरा बहुत कामयाब हो गया। तो वो मुल्तान के वजीर साहब को तो आपने फुटे लाइन लगा दी है, क्योंकि चाइना में आपको स्टेडियम में प्लास्टिक की कुर्सी में चाइनीज हुकूमतें बिठा दिया प्राइम मिनिस्टर को। और आज प्राइम मिनिस्टर काबीना समेत चाइना के प्रेसिडेंट मिले ही नहीं है, वीडियो लिंक के जरिए बात की है। तो भाई आप कौन सी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो। और फिर शरी मिजारी साहिबा, माशाल्लाह हमारी बहनें मोहतरम है, हमारे लिए बेइज्जत खातून। मगर पाकिस्तान में जो लाकानियत हो रही है, पंजाब में जो जनूबी पंजाब में जो जिंदा लोगों के हाथ पांव कटे जा रहे हैं, सोशल मीडिया में दिखा है, या हमारे अफवाज पाकिस्तान के जो बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, या बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी हो रही है, क्या आपने इंसानी हुकूक इस वजीर को कहीं जाते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो उसको आपने टॉप 10 में कैसे लिया है उसको, तो ये भी जरा आवाम को बता दें। वजीर ने जाना तो नहीं होता ना कादिर मंदोखेल साहब। वजीर तो जाहिर है अपनी वो लेजिस्लेशन कर रहे हैं, उन्होंने बड़े अच्छे कवानीन, मिसिंग पर्सन का कानून अगरचे गुम हो गया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे कवानीन बनाए। नहीं तंजीला, बिल्कुल गलत, मेरी बात सुनो। वजीर का सबसे पहले काम ये होता है, मैं आफ्ताब जहांगीर, हम एक इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मेरे इलाके में कोई इस तरह कोई काम हो जाए तो काम हुकूमत की तरफ से हो ना हो, फंड मिले नहीं मिले, हमें दसपाड़ वहां खड़ा आवाम के सामने होना है कि हम आपके गम पे बराबर है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आप कह रहे हैं कि ऑप्टिक्स जो हैं वो जरूरी। अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं जी। परफॉर्मेंस के ऊपर तो बात हो गई, आफ्ताब जहांगीर साहब यकीनन रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो कुछ अदम एतमाद और हुकूमत के घर जाने के लिए जो डेट्स दी जा रही हैं और दावे किए जा रहे हैं, कुछ उनको एनालाइज करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शाहीन भट्ट साहब, जो परफॉर्मेंस के ऊपर तो चले आपने बता दिया कि आप समझते हैं कि जब तक वज़ीर आज़म की परफॉर्मेंस को कोई एवेल्यूएट नहीं करेगा, लेकिन अपोजिशन के परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं। अभी बहुत सारे हम सर्वेस देख रहे हैं जो अपोजिशन के कन्फ्यूजन की वजह से लोग अपोजिशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कोई पुरएतमाद नहीं रहे
क्या अभी भी आपको लगता है कि आपकी जमात और बिलखुसूस अगर पीडीएम के और पीपल्स पार्टी को मिला के अगर सारी अपोजिशन की बात की जाए तो कन्फ्यूजन है, या आप लोग क्लैरिटी के साथ वाकई वो कार्ड्स हैं जो आपने अपने जेबों में रखे हुए हैं, या नहीं है कार्ड, सिर्फ बातें हैं, दावे हैं या ख्वाहिशात हैं? देखिए, आप अपोजिशन की जमातों में जो कंफ्यूजन आपको नजर आती रही पहले, वो नेचुरल है। देखिए, अपनी अपनी पार्टी है, उनके अपने अपने मंशूर हैं, उनके अपने अपने इस जंग को, जो हमारी सियासी जंग है, उसको लड़ने के तरीके हैं, तो उनमें एक इख्तलाफात और एडजस्टमेंट होती रही। कैलकुलेट करने के लिए हमेशा एक खास सही वक्त का जो मतलब इंतजाम किया जाता है। लेकिन हम सब जो अपोजिशन की पार्टी हैं, हम सब इस बात पे एग्री थे कि हम कोई गैर कानूनी तरीका इख्तियार ना करें जिसमें हम इस हुकूमत को उतारने दें, नंबर 1। और नंबर 2, हम चाहते भी नहीं थे कि इस हुकूमत को उतारे ताकि ये बाहर जाके इनको बहाना मिले कि इनको वक्त पूरा नहीं मिला अपने काम करने का। ये इंतहाई हमारी कोशिश थी डे 1 से। बल्कि सिर्फ ये नहीं, हमारी खास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने तो डे 1 से मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल असेंबली में ये कहा कि ठीक, देखिए जो कुछ हुआ है, अगर हम समझते हैं कि आप सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके बावजूद जो है सो है, तो हम आपके साथ, चूंकि फाइनेंशियली पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं और आप आइए और इकट्ठे मिलकर करते हैं। लेकिन उन्होंने डे 1 से कहा कि नहीं, अपोजिशन से तो मैंने बात नहीं करनी। हालांकि ये अपोजिशन जो है, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट व्हील ऑफ द कार ऑफ गवर्नमेंट, आपको पता है। तो इन्होंने हमारे साथ काम मिलके नहीं किया और नहीं कर किया। और हमारे अपने जो थे, वो उसको इख्तलाफत मत कहें, हमारे अपने अपने तरीकेकार है ना। पीपल पार्टी एक अपनी एक इंडिपेंडेंट, उनका अपना एक मंशूर है, अपनी एक पार्टी है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून है, इसी तरह जमात इस्लामी है, इसी तरह दूसरी पार्टी है। लेकिन अब कौम इतनी तंग आ गई है कि सबको मिलके बैठ के तो ये सोचना पड़ा कि देखें, कल को हमने इसी कौम तो को, अब फैसला हो गया सामने, जी इंशाल्लाह फैसला हो गया। बिल्कुल ये फैसला हो गया कि जो पहले मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि हम इस गवर्नमेंट को नहीं निकालना चाहते। ठीक है, हम ये चाह रहे थे कि ये पूरे सही। पूरे करें। अच्छा, आप कह रहे हैं फैसला हो गया, बर्दाश्त से। कादिर मंदोखेल साहब, अब जो फैसला हुआ है वो फैसला क्या है? आप जो है वो सेनेट में जिस तरीके से तरमीमी वो बिल पास हुआ स्टेट बैंक वाला, उसके बाद जो मिसट्रस्ट था, वो यकदम मिसट्रस्ट आ जाता है आपके नून लीग के दरमियान में। लेकिन अब मुलाकातें हुई हैं बिलावल साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, तो आपको लगता है कि वाकई अब क्लैरिटी है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी क्लैरिटी है? देखिए, वो मिसट्रस्ट कोई नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों ने, मीडिया के दोस्तों ने उसको अपनी प्रोग्राम को ब्रेकिंग न्यूज चलाने के लिए सारे चला है। नहीं तो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बड़ी तफसील से बता दिया। और आफ्ताब जागीर साहब भी ये जानते हैं, जब कौमी असम्बली में ये बिल पेश किया जा रहा था तो एक दिन पहले हमने स्पीकर, जो उस वक्त डिप्टी स्पीकर चेयर कर रहे थे, हमने कहा मिली बजट आ रहा है, तो कोई नहीं आ रहा है। और एग्जैक्ट 24 घंटे बाद आ गए। उसके ऊपर बाकायदा डिबेट हुई है, उसके बाद वोटिंग हुई है। ये कौन सा बिल था जो उन्होंने रात 1 बजे जारी किए, जहां गिलानी साहब मुतानु बैठे हुए थे, और बगैर डिबेट के, बगैर कमेटी को रेफर करते और उन्हें पास भी कर दिया है। तो ऐसी सूरत में पीपल्स पार्टी के ऊपर शक करना मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वो मुनासिब है। अब जैसे मेरा मुहतरम ने बताया है कि न्यूज तो यही है कि इत्तफाक हो गया, और इत्तफाक मुस्लिम लीग नून की तरफ से हो गया, पीडीएम की तरफ से हो गया। पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से ये कहती आ रही है कि पंजाब की हुकूमत 7 सीटों पे और वफाकी हुकूमत 4 सीटों पे खड़ी है। आइए अदम एतमाद की तहरीक पेश करते हैं। तो अब अदम एतमाद कहाँ होगा? अब ये पंजाब से आप लोग शुरू करेंगे, या कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं जो आपकी वहां पे हरीफ एमकेएम से आपकी लड़ाई चल रही है, फिर वो भी आपके साथ मिल जाएगी? इत्तेहादियों से आप वहां पे नहीं मिले, लेकिन एमक्यूएम चौधरी बरादरान और इनसे शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं, तो क्या आप लोग भी मिलेंगे एमक्यूएम से? ओ भाई, मेरी बात सुनो। मेरी बहन एमक्यूएम का आफ्ताब साहब जानते हैं, इनका कुछ नहीं पता आगे जाएंगे पीछे जाएंगे। वो तो उनको पता है, जब कोई हुकूमत डमडमा जाती है तो वो फिर यू टर्न मार लेती है। और इनका क्या पता, ये तो अभी मौजूदा हुकूमत से भी कह रहे खुश नहीं है। ये खुश कब नहीं होते? आखिरी दिनों में। पहले बड़े मजे लूटे। 14 साल गवर्नर रहे पाकिस्तान की तारीख में, किसी सूबे में 14 साल गवर्नर किसी का नहीं रहा, एमक्यूएम का रहा है। ये बेवकूफ बना रहे लोगों को, इनका कुछ नहीं पता। हमें एमक्यूएम चुनने की जरूरत नहीं है। आते हैं तो मोस्ट वेलकम, जाते हैं तो जाए, हमारे पास और भी लोग बहुत है। ठीक है, आखिरी दिन आ गए। आप कह रहे हैं आखिरी दिनों में नाखुश हो जाते हैं, आखिरी दिन आपको लगता है आ गए? आप तारीख उठा के देख लें एमक्यूएम की, इनकी ड्रामाबाजी की। आखिरी देखिए, कराची को कहां बना दिया है।
कराची को कब्रिस्तान बना दिए, शहरी हुकूमत इनके पास थी। यहाँ पे पठान, पंजाबी, सिंधी, माजर सबसे उन्होंने लड़ाई की है, सबको उन्होंने वो किया है। अपनी पढ़ी लिखी कौम को उन्होंने दहशतगर्दों के पेरस में ला खड़ा कर दिए। काना, कांगड़ा, लंगड़ा, पता नहीं क्या क्या नाम देती है, उनकी तो बात ही ना करे। न ये सियासी पार्टी है, न उनको कोई पता है कि वो आगे जाएंगे पीछे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, हमें जी जी, आफ्ताब जहांगीर साहब की तरफ से जरा पूछ लूं। जो है वो हमें खुद पीटीआई की अपने दोस्तों में से है, इस वजह से कि इनका शकूर शाह साहब देख ले, मैं नाम बता देता हूँ, आमिर लियाकत देखे, आफ्ताब सिद्दीकी देख ले, आपका नूर आलम खान देख ले। अच्छा, ये सारे आपका साथ देंगे, ठीक है। आज तो बाप पार्टी ने भी हरी झंडी दिखा दी उनको। जी, बस मैं यही पूछने लगी थी आफ्ताब जहांगीर साहब, बाप पार्टी भी कहती है भाई आपने हमें कैबिनेट में वो नुमाइंदगी नहीं दी जो हम डिजर्व करते हैं, एमक्यूएम पहले आपसे खफा है, काफ लीग कहती है हमें इशारा मिला रियासत की तरफ से, जब तक इशारा है हम आपके साथ हैं, नहीं होगा नहीं है साथ। तो फिर हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है कि नहीं नंबर्स पूरे होंगे जब आपके सारे लोग नाराज हैं? मैं अच्छा तंजीला, मैं डेली बेसिस पे 2-3 चैनल पे बैठकर यही बात कर रहा होता हूँ। देखिए, बात ये है कि अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, शरन हर पार्टी को हक हासिल है कि वो किसी के खिलाफ एहतजाज भी करे, अपोजिशन को ख़ास तौर पर, और जुलूस भी निकाले, जलसे भी करे, अदम एतमाद भी लेकर आए। ये उनका हक है, कानूनी हक है, आइनी हक है, वो बिल्कुल करें। अब वो उसके लिए अपनी मार्केटिंग करेंगे, वो जाएंगे, वो जाकर कहेंगे कि जी एमक्यूएम को कहेंगे कि जी आप आएँ, बैठें हमारे साथ हैं, तो जो आपको वफाक ने नहीं दिया वो हम आपको दे देंगे। अब वो मुझे नहीं समझ में वो क्या देंगे कि 6 की 6 आपके आदमी हैं तो 6 मिनिस्ट्रियाँ आपको दे देंगे, या आपको वज़ीर आज़म बना देंगे। इसी तरह वो परवेज़ इलाही के पास जाएंगे, उनको कहेंगे। हालांकि एतमाद का तो ये आलम है कि तंजीला के जब वो जाते हैं शहबाज शरीफ के पास, इनके आपस के इत्तफाक़ की बात बता रहा हूँ, तो वो खाना अपने घर से लेके जाता है मेहमान, समझे ना, उनको एतमाद ही नहीं है इनके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाप पार्टी है, वो कहती है, वो बाप पार्टी है, वो कहती है कि जी हमें मिनिस्ट्री नहीं मिली। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने कई दफ़ा ये प्रोग्राम में बात की है। मैं ये कहता हूं कि जब आपकी हुकूमतें कमज़ोर हों, क्योंकि जितनी तादाद आपको हुकूमत बनाने के लिए चाहिए उतनी तादाद जब आपको नहीं मिलती, तो जब आप छोटी पार्टियों को साथ लेते हैं तो ये सूरत हाल बनती रहती है, वक्त के साथ तब्दील होती रहती है। कभी बहुत अच्छा हनीमून पीरियड चलता है, कभी वो कहते हैं कि जी इस वक्त ज़रा हुकूमत नाजुक मोड़ पर आई हुई है तो उसमें अपने बारगेन अभी हुकूमत के अंदर क्या फील है? आपको लगता है कि आप लोग अभी भी आपके कदम जमे हुए हैं? अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात, मैं तंजीला आपकी ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मुझे तो कोई खौफ नहीं है। मुझे बिल्कुल, मैं अपनी ज़ात की हद तक बात कर रहा हूँ, मेरा और मंदोखेल का हल्का भी एक ही है, डिस्ट्रिक्ट भी एक ही है, मुझे कोई खौफ नहीं है। मैं आवाम की अदालत में जाऊँगा जब भी मुझे आइन इजाज़त देगा, कानून इजाज़त देगा कि जी इलेक्शन कब होने, तो मैं जब जाऊँगा तो मैं अपने उसी स्टैंड के साथ जाऊँगा। और अगर आवाम ने मुझे वोट दिया, मुंतखब किया, वेलकम, नहीं किया तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये उनका हक है आवाम का। लेकिन ये जो तरीक़ेकार है कि अब ये कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि ये मतलब किस अदम एतमाद ला के क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये, या तो ये कहना कि हमने इंतखाबी अलाइंस कर लिया है पीटीआई के ख़िलाफ़, अब हम जब जाएंगे आवाम के पास और आवाम को जाके कहेंगे कि देखें जी ये जो है ये नालायक हुकूमत थी, हमने मिलकर इसको हटाया, अब हम मिलकर इलेक्शन लड़कर एक मजबूत मुल्क बनाने के लिए आपस में एक साथ जोड़ के बैठेंगे और एक नई टीम लेकर आएंगे। या फिर ये कहेंगे कि जी इलेक्शन के अंदर ये कहेंगे, जैसे ये मुफ्ता इस्माइल को कहते थे मंदोखेल साहब, मुफ्ता इस्माइल इनको कहता था ये ठप्पे की पैदावार है मिफ्ता इस्माइल, मुफ्ता नहीं, वो गलती, हाँ मुफ्ता गलती हो गई, मुफ्ता नहीं मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो कहते थे कि जी ये ठप्पे लगा रहे हैं, और ठप्पे लगाने के बाद सईद गनी साहब की वीडियो दिखाई जा रही है, उनकी वजह से मतलब जीत कर आए हैं। आपको लगता है कि तो वो अगर ये अच्छा, अब वो पेट फाड़ने की बात होगी कि जी पेट फाड़ के निकालेंगे, या ये कहेंगे कि अब तो बहुत अच्छा नहीं, पुरानी बात नहीं है तंजीला, पुरानी बात नहीं है, यही तो बात है सारी, कि फिर क्या कहेंगे कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं, आप इनको मेरे बजाय इनको वोट दें, ये कहेंगे। फिर क्या कहेंगे? जमात इस्लामी क्या कहेगी कि ये दोनों अच्छे हैं, तो मुझे वोट मत दो, इनको वोट दो। ठीक है, ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद तो ये जो है, अगर ये समझते हैं कि हाँ ये तो बताए ना, ये फार्मूला तो बताएं कि किस फार्मूले के तहत ये जो कैसे आगे बढ़ेंगे, अदम एतमाद हो या लॉन्ग मार्च हो,
वक्त कितना मौजू है और फिर कुछ भारत की सूरत हाल में बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। और मदोखेल साहब, इस वक्त क्या अदम एतमाद या लॉन्ग मार्च करने के लिए वक्त ठीक है? शुरू में आप लोग कर नहीं पाए, इकट्ठे हो नहीं पाए, मोमेंटम आपको मिल गया था, आपने छोड़ दिया। ज़रा ब्रीफली मुझे बताइएगा, वक्त क्योंकि कम है और अब इंतखाब तो बहुत अब नज़दीक है, 1 साल में तो आपका तो लास्ट ईयर वैसे इलेक्शन ईयर होता है। तंजीला, अगर आप मेरी ज़ाती ख्वाहिश सुन ले, क्योंकि मैं अभी 7 महीने पहले इलेक्ट हुआ हूँ, तो मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं अपनी टेन्योर पूरा करूँ ताकि आवाम के लिए कुछ कर सकूँ। अच्छा। लेकिन अगर मैं अब पूरे पाकिस्तान का हाल देख रहा हूँ, जिस तरह महंगाई की लातानियत का तूफान है, तो मैं अपनी सीट को 2 मिनट में इस्तीफा देने को तैयार हूँ, जो मेरे कायद हुक्म करे। ठीक है। और एक जुमला जो आफ्ताब जहांगीर साहब ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब हम पर इल्जाम लगा रहे थे, तो भाई हम पे इल्जाम लगाए या उन पे इल्जाम लगे, आप कहाँ खड़े थे? आप तो छठे नंबर पे चले गए। आप लोग आपस में आगे कैसे बढ़ेंगे? बार बार आप लोग रूठ जाते हैं, आप लोग इकट्ठे हो गए हुकूमत को घर भेज देंगे, चले माने अज्यूम करें हो गया ऐसा, उसके बाद बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, विफाक में कौन हुकूमत बनाएगा, पंजाब किसके पास जाएगा, क्या होगा? मतलब कोई आप लोगों ने ये भी फार्मूला तय करना है या नहीं करना? जी तंजीला, बात यह है कि आफ्ताब साहब जो है ना, ज़ाती तौर पे सच्ची बात है कि ये पीटीआई में बहुत ही मोतदिल मिजाज के आदमी हैं। मैंने जब भी इनका प्रोग्राम किया है तो ये बड़े लॉजिकल और बात करते हैं। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी, आपने उनसे सवाल किया कि आप लोग इतने परेशान क्यों हैं आप लोग, तो उन्होंने कहा जी मैं, और आपको आपको डर क्या है, तो उन्होंने कहा जी मैं ज़ाती तौर पर तो बिल्कुल खौफजदा नहीं हूँ। यानी ये उन्होंने खुद ही अभी कहा, उनका मतलब ये कहने का है कि ज़ाती तौर पर वो खौफजदा नहीं है, लेकिन एज ए पार्टी, एक पार्टी के तौर पे वो पार्टी इस वक्त बहुत खौफ में है और घबराई हुई है। इसका मतलब यही बनता है, वरना पार्टी को रिप्रेजेंट करते। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि देखिए हर चीज के लिए एक वक्त मुकर्रर होता है। ये इतना टाइम है, मैंने आपको शुरू में कहा कि हम नहीं चाहते थे कि इनको रिमूव किया जाए, हम नहीं चाहते थे कि 5 साल से एक दिन भी कम करे। अब ये खुद खान साहब खुद अपने अगेंस्ट काम करते हैं और बेड़ा गर्क कर दिया पार्टी का भी और अपनी अपने इस मुल्क का भी। हर अदारे का मुझे बताया, हर अदारा डिटेरियोरेट हुआ है। ये बताइए कि जिस तरीके से ये हिजाब कंट्रोवर्सी हो जाए, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नफरत अंगेज़ी हो जाए, जिनोसाइड वॉच बार बार वार्न कर रही है पूरी दुनिया को कि बहुत बुरे तरीके के प्लान्स बन रहे हैं नस्ल कुशी के, माइनॉरिटीज़ के और बिलखुसूस मुसलमानों के भारत के अंदर, क्या कहना है आपका इस सारी सूरत हाल को देखते हुए? अच्छा देखें, पहली बात तो ये कि मेरा सलाम उस बहादुर बच्ची को कि जिसने जो है अल्लाह का नारा बुलंद किया, और यकीनन उस अल्लाह ही ने जो सबसे बड़ा है, जब अल्लाह अकबर कहा तो ये यकीनन हिम्मत भी उस अल्लाह ही ने उसके दिल में डाली, और उससे ये हुआ कि एक पैगाम पूरी दुनिया के अंदर गया। बाज़ दफ़ा छोटा सा एक एक्ट, छोटा सा कोई एक्शन वो पैगाम दे जाता है कि जो बड़े बड़े जलसे और बड़े बड़े जुलूस नहीं दे पाते, बड़ी बड़े कॉन्फ्रेंसें नहीं दे पाती, कि उसने पूरी दुनिया को उसकी तरफ मुतवज्जो किया कि इंडिया के अंदर इस वक्त जो ये अक़लियतों के साथ वहाँ पर जो सलूक हो रहा है। मैं और दूसरी तरफ मैं अपने पाकिस्तान के मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को दाद देता हूँ कि उन्होंने कभी कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया उसके रिएक्शन में कि पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अक़लियत जो है वो बड़ी महफूज है। मेरी ख्वाहिश है कि दुनिया जो है इंडिया को भी इस बात पर बावर कराए कि तुम्हें भी अपनी अक़लियतों के हुकूक़ का ख्याल रखना है, और ये वक्त आ गया है कि अब दुनिया को जागना चाहिए, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो कर्नाटका का हो, चाहे वो तमिल का हो, किसी का भी हो, खालिस्तान का हो, किसी का भी इशू हो। ठीक है, दुनिया को जागना चाहिए। सेनेटर शाहीन साहब, जो अब हम नई खबर सुन रहे हैं वो तहरीक तालिबान इंडिया के क़याम की एक खबर आई, और जाहिर है सारी पूरे रीजन में से एक कंसर्न पैदा हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले भी ये जो एक नफ़रत अंगेज़ी और ये शर अंगेज़ी का जो इब्तिदा थी वो भी रॉ ने की थी। तो आपको लगता है कि इट्स अगेन अनदर अटेम्प्ट कि जिससे एक डिस्टेबलाइज किया जाए और हम पे भी फिर ब्लेम्स आए और इधर उधर रीजन को भी ख़राब किया जाए? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये उनका इसके पीछे कोई पर्पस है।
लेकिन आप देखिए कि जितनी डिस्टेबल मोदी गवर्नमेंट हो गई है हिंदुस्तान में, और वो एक प्लानिंग के तहत जो है वो नफरत को तरवीज कर रहे हैं माइनॉरिटीज के दरमियान और मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ। और ये हम समझते हैं कि ऐसे हालात में ये तो मुमकिन नहीं है कि ये आग लगे हिंदुस्तान में और हम लोगों के ऊपर असरात नहीं आएंगे। हमें तो इस मामले में, इन हालात में अपने आप को बहुत स्टेबल करना है, और इसमें कोई शक नहीं कि इस मामला में, ऐसे हालात में हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी जो हुकूमत है और हमारी आवाम जो है, ख़ास तौर पे हुकूमत और आवाम, वो एक पेज पे आएँ। और ज़ाहिर है हुकूमत जब कहते हैं तो उसमें अपोजिशनल गवर्नमेंट होती है, बट ठीक है, सारे अनफॉर्चुनेटली सारे ये जो लोग। गवर्नमेंट है तो वो ये मानने को तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हम ये और भी ज़रूरत है, आप जो बात कह रही थी ना वो कि गवर्नमेंट चेंज करने का वक्त, तो ये और भी ज़रूरत है कि हम गवर्नमेंट को चेंज करके एक स्टेबल गवर्नमेंट लाएं, ताकि अपने आप को हम महफूज कर सकें जो हमारे इर्द गिर्द जो खराफात हो रही है उनसे। ठीक है, कादर मंदोखेल साहब, आप किस तरीके से देखते हैं भारत के अंदर नफरत अंगेजी, शरअंगेजी बढ़ती चली जा रही है और वहाँ पे अकलियतों की नस्ल कुशी के प्लान्स पे प्लान्स हैं, सिर्फ प्लान्स नहीं हैं बल्कि अमली तौर पे नस्ल कुशी की जा रही है। देखिए, पहली बात तो ये कि इंडिया का सेकुलर चेहरा तो दुनिया के सामने आ गया। मजबू चेहरा, जिस तरह अपने आप को सेकुलर इंडिया कहते हैं, तो वो सेकुलर तो नहीं रहा। ठीक है, वो मोदी का वो मसक चेहरा आ गया जो दुनिया पहले भी जानती थी गुजरात के हवाले से। और जो आपने वहाँ पे जो उन्होंने जो तंजीमें की, यकीनन उन्होंने करोड़ों खरबों अरबों रुपए खर्च किए अफगानिस्तान में, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अमेरिका हो। और जिस तरह वहाँ पे उनसे हुकूमत छीनी गई है, जिस तरह उनसे वो सारे एसेट्स छीने गए, जहाज, हेलीकॉप्टर, सारी चीजें आपके सामने है, तो वो तो उनकी ख्वाब तो चकनाचूर हो गई है। जो ये समझ रहे थे कि वो वहाँ पे इंडिया में, अपना अफगानिस्तान में बैठ के वो पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे या पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेंगे, जो भी सिलसिला उन्हें शुरू करना था वो तो कर चुके हैं सारे, वही करेंगे बिल्कुल, जो और उसके मोदी अफवाह। सरकार के खिलाफ इंडिया के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। बहुत शुक्रिया कादर मंदोखेल साहब, सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब और आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जी। कुछ हमने सियासी सूरत हाल का अहवाल आपके सामने रखा। जोड़ तोड़ बहुत ज़्यादा हो रही है या करने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिशें किसके हक में बराबर साबित होंगी? हुकूमत अपने कदम ऐसे जमाए रखेगी या अपोजिशन वाकई हुकूमत को घर भेजने में कामयाब होगी? ये तो अब मार्च में पता चलेगा, जब मार्च भी होना है और अदम एतमाद के लिए भी अभी तक कोई हतमी लाएअमल और तारीख अपोजिशन की तरफ से नहीं आई। बहरहाल जो इंडिया के अंदर की सूरत हाल है, मोदी सरकार की नफरत की लगाई हुई आग उनके अपने ही घर को जलाने के दर पे है। दुनिया को यकीनन जागना पड़ेगा और उनको रोकना पड़ेगा। और वो जो शाइनिंग इंडिया का एक फेक और फाल्स किस्म का नारा वो सारी दुनिया में लगाते रहे हैं, उसकी असलियत अब दुनिया को नज़र आ गई है। सिर्फ देखना ये है कि दुनिया मोदी को और उनके जनता पार्टी को कब रोकेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।